सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अधलघुत्री क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो अधलघुत्री प्रश्न है इनको हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हम सभी क्वेश्चंस को आराम से अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो सब 2023 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। सीरीज पढ़ने से सबसे अधिक फायदा यही होता है कि अगर आप अच्छे से राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों को पढ़ के जाते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, या सारे के सारे क्वेश्चन दे देता है जो पिछले 5 से 6 सालों में पूछे हुए होते हैं। तो इससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाती है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 से, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद किससे मिलकर के बनी होती है? तो संसद 3 लोगों से मिलकर के बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ना किसी रूप में हर साल ये प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए। और अकबर ने जजिया कर भी समाप्त किया था जो कि हिंदुओं पर लगता था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं और वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृष्टि कराने में सहायक होते हैं। मिट्टी को बांध करके रखते हैं। मृदा अपरदन की घटना, अगर जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां पर मृदा अपरदन उतना नहीं हो पाता क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती हैं। तो इस तरीके से वनों से कई सारे फायदे होते हैं और कुछ हमें दिखते भी हैं, जैसे कि लकड़ियां हमें मिल रही हैं वनों से, फल फूल मिल रहे हैं, ये सब हमें दिखते हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई नहीं देते हैं, जो काम वो कर रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहा है, जैसे कि CO2 की सांद्रता को बढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, अब हम ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो वन है ये सब काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं? हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं पेड़ पौधे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पहले इसे ही हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते थे, अब इसे नीति आयोग नाम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कोणधारी वन पाए जाते हैं। 2023 में ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर की 2 विशेषताएं बताइए। कर किसी विशेष सेवा के लिए लिया जाने वाला शुल्क है। करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है, जैसे कि कहीं पर पुल बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं पर बिजली के खंभे लग रहे हैं। तो ये सब जो काम होते हैं ये सब किसकी मदद से होते हैं? जनता के पैसे से ही, जनता जो टैक्स चुकाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है? ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवस्था से है या ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भूमि विकास बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 26 मार्च 1957 को। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पर 1968 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सही कर लीजिए दोस्तों, ये आपके पवन सीरीज में सही दिया हुआ है 26 मार्च 1957। आप सर्च करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरा और सुंदरियों का देश कौन है? तो फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है।
और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में है, उसकी खंडपीठ स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यायालय के प्रकार बताइए। तो जनपद स्तरीय, जिला स्तर पर, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम सभी को पता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने के निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। उदाहरण के तौर पर जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था, और निर्णय नहीं लेते हैं तो भी उसे उन्हें लौटाना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। जो हाई कोर्ट होता है उसका क्या काम होता है? तो सबसे पहला काम है कि मूल अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, यानी कि मूल अधिकारों का सभी के पास मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं इस समय, तो सभी के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, उच्च या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। तो अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मांग कर जांच करना और अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली संबंधित नियमों को बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? तो 12 पूर्ण हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वही मैंने अभी आपको बताया 1949 में, तो 1 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताइए। तो सबसे पहला कार्य है, यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। नोट वगैरह जो आप देखते हो छपा होता है, उस पे क्या लिखा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है। यह बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। बैंकों को लोन देने का भी काम करता है रिजर्व बैंक। यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक रखता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही रखता है, रिजर्व बैंक ही रखता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक ने डाली थी? तो मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 36 है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। क्वेश्चन नंबर 37 है, अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? तो राजस्व वसूली का काम करते थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए। तो तुजो के जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 39 है, अकबर ने किन किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था? तो अकबर के द्वारा बनाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अटक का किला
फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में अनेक छोटे छोटे इबादत खाने, सिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोडरमल का महल, हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का निर्माण करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और उसी ने यहाँ पर मुगल वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 17 मार्च 1527 को, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इसको गाजी की उपाधि मिली थी। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर को लगातार पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, सभी में उसको जीत हासिल हुई और उसने पूरे भारत पर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद तो आपने देखा ही किस तरीके से बाबर, अकबर, जहांगीर और ये शाहजहां सबके सब धीरे धीरे औरंगजेब तक ऐसे पूरा चलता हुआ चला गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख करिए। तो लाहौर, सूरत, खंभात और कालीकट मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल और लाल किला। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो इन दोनों ही प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का राजाभिषेक 15 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 48 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 फरवरी 1597 ईस्वी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तो सबसे पहले तो तानसेन थे, फिर बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। बैजू बावरा और तानसेन का नाम बहुत मिलता है सुनने को। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे, टोटल 21 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। जो चिकित्सा यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये समवर्ती सूची में रखी गई हैं। इसका मतलब इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। शिक्षा को भी रखा गया, धार्मिक संस्थाओं को भी रखा गया, उद्योग धंधों को भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के, जल, थल और वायु सेना, तीनों ही सेनाओं के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 57 है, बाबर नामा किसने लिखा था? तो बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है, बाबर के द्वारा ही लिखी गई है और 21 भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कबूलियत किसे कहा जाता है? किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को ही कबूलियत कहा जाता था। यानी कि उनके पास भूमि कितनी है और वो सरकार को लगान या कर कितना दे रहे हैं, इसका विवरण सरकार को लिखित रूप में वो देते थे और इसी को क्या कहते थे? कबूलियत कहते थे। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण लिखिए। पहला है, कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरा है, उसके कर्मचारी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे, इसीलिए फ्रांसीसी असफल हो गए और अंग्रेज पूरे देश में छा गए। क्वेश्चन नंबर 60 है, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन से युद्ध हुए थे?
तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए थे। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। सो फ्रेंड्स, घाघरा का युद्ध यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, बाबर की पुत्री कौन थी तथा बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था, बाबर का पुत्र था। और इसकी बहन थी, यानी कि हुमायूं की, देखिए बाबर की पुत्री या हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, और इसी ने हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था तथा माता का नाम मुमताज था। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 है, दीवाने खास और दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। तो लोहा, तांबा और सोना ये धात्विक पदार्थ हैं, अभ्रक, गंधक और कोयला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया? तो कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है सबसे अधिक सोना। क्वेश्चन नंबर 68 है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। तो हवाई जहाज बनाने में। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास पर फोकस था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, अणु शक्ति ऊर्जा परीक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आणविक ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना 1962 में हुई थी। तो इस तरीके से टोटल 70 क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिए दोस्तों। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको 8 विषयों के नोट्स चाहिए, क्लासेज, मास्टर क्लासेस, अगर आपको सारे विषयों की पूरी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेज, हर चीज आपको मिलेगा हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। यहाँ पर आप कॉल करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों की क्लासेस की लिंक, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।